वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं नेट के लिए पी बाई क्यू सीरीज। तो जो एनटी नेट हिंदी है, इसके लिए हम पी बाई क्यू सीरीज कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट करना, अगर आपको नहीं आते हैं तो ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। तो वहाँ पर बॉक्स में आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का लिंक, बाकी के पार्ट्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आपके पास कम ही समय शेष रह चुका है परीक्षा के लिए। तो अधिक से अधिक वीडियोस आप देखते रहें, इससे ये होगा कि आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। वैसे अधिकतर बच्चों ने पहले भी परीक्षा दी है, फिर भी आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप सारी वीडियोस को देखिएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जो हमारी जो पी वाई क्यू वाली सीरीज़ है, जिसमें आपको 18 वर्षों के पिछले नेट हिंदी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं सॉफ्ट कॉपी अर्थात पीडीएफ में, अगर अभी तक आपने वो परचेज नहीं किया है तो उस समय रहते आप परचेज करिएगा। आपको भविष्य की परीक्षा के रिवीजन हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी वो, ठीक है। तो कोई क्वेरी रहती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, और जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी क्वेरी हो जाएगी वहाँ पर। व्हाट्सएप कर लेना, सारी डिटेल वहाँ पर बता दी गई है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े तो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, 29। तो प्रश्न में पूछा गया है, द्विवेदी युग के साहित्य पर कर्तव्य परायण उपयोगिता की छाप है, यह मान्यता किस आलोचक की है। तो सही जो विकल्प हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने ये कथन कहा था। क्या कथन कहा था विश्वनाथ त्रिपाठी ने, कि द्विवेदी युग के साहित्य पर कर्तव्य परायण उपयोगिता की छाप है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस युग के साहित्य पर कर्तव्य परायण उपयोगिता की छाप है, तो द्विवेदी युग के साहित्य पर। अगला प्रश्न है 30। तो 30 में क्या पूछा गया है, तो 30 में यहाँ पर पूछा गया है स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। एक तरफ स्थापना दी गई है और यहाँ पर तर्क दिया गया है। तो देखिए, स्थापना क्या है, राम की शक्ति पूजा में रावण ने अपनी कठोर साधना से रावण ने अपनी कठोर साधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया, जिनके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो जाता है। तर्क क्या है, राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय यथार्थ धरातल पे हुआ है। तो बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, जो ये कथन है कि राम की शक्ति पूजा में रावण ने अपनी कठोर साधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया था। पूछा जा सकता है आपकी जो, क्या ये जो विषय है कि राम की शक्ति पूजा में रावण ने अपनी कठोर साधना से या आराधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। जिनके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो गया, बिल्कुल ये सारी चीजें सही हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये तो सही हो जाएगा। फिर है तर्क, राम का अंकन योगिन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय यथार्थ धरातल पे हुआ है, बिल्कुल सही। जो राम की शक्ति पूजा रचना है, इसमें भगवान श्री राम का वर्णन किस तरह से हुआ है, मानवीय यथार्थ के रूप में यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं, इसलिए ये कथन भी सही हो जाएगा। स्थापना और तर्क दोनों सही है, ये किस विकल्प में होगा, विकल्प डी। तो डी सही हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखिए 31। इसमें क्या पूछा गया है, एक साहित्यिक की डायरी के अंतर्गत तीसरा क्षण में लेखक के मित्र का नाम है। पहले प्रश्न देखिए क्या है, एक साहित्यिक की डायरी के अंतर्गत तीसरा क्षण में लेखक के मित्र का नाम है। पहले तो ध्यान रखिए, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है, तो एक साहित्यिक की डायरी हो जाएगी यहाँ पर आपकी रचना मुक्तिबोध की।
मुक्तिबोध। ठीक है, इसके अंतर्गत तीसरा क्षण एक शीर्षक है, इसमें लेखक के मित्र का नाम है, क्या नाम है उसमें? तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा केशव। क्या नाम है? केशव। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा हेतु, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सिर्फ किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। बात करें नेट की, वहाँ पर पूछे जाएंगे। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ पर पूछे जाएंगे। बात करें पीजीटी की, वहाँ पर पूछे जाएंगे। बात करें एलटी टेट एलटी कमीशन की, तो वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो छोड़ने नहीं है आपने ये। अगला प्रश्न है 32। इसमें क्या पूछा गया है? मेरे लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम जीवन है, ये कथन किस निबंधकार का है? ध्यान रखिए, ये कथन किसका होगा? निबंधकार है कोई। क्या कथन है? मेरे लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम जीवन है, तो किसका ये कथन होगा? सोच समझ के बताइएगा। तो जो ये कथन होगा, ये होगा विवेक की राय का। विवेक की राय, सी सही विकल्प होगा यहाँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, विवेक की राय, नामवर सिंह, इनमें जो सबसे अधिक निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र और विवेक की राय। फिर प्रश्न संख्या 33। सिंदूर की होली नाटक का रचना समय क्या है? सिंदूर की होली, तो 33 में जो सही विकल्प हो जाएगा 1933। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंदूर की होली है ये किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगी नाटक विधा की रचना। समय क्या है? 1933। इसे लिखा किसके द्वारा गया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए 34। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। यह पंक्तियों यह इन पंक्तियों को किस पात्र ने कहा है? किसकी पंक्तियां होंगी ये? तो प्रस्तुत पंक्तियां होंगी आपकी जानकी की। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 35। इसमें क्या पूछा गया है? जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो, किसकी उक्ति है? तो 35 में जो सही विकल्प हो जाएगा कालीचरण की ये उक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 36। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी ध्वनि खंडेतर ध्वनि है? निम्न में से कौन सी ध्वनि खंडेतर ध्वनि है, जिसके खंड नहीं होते? तो 36 का जो सही विकल्प हो जाएगा 36 का, तो जहां पर भी इस तरह से ये हलंत लगा होता है, ये खंडेतर होते हैं, इनके खंड नहीं होते हैं। इसलिए सी भी सही विकल्प हो जाएगा और डी भी, ये दोनों सही उत्तर होंगे। ठीक है, इसका भी, इसके खंड होंगे और ओ इसके भी खंड होंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 37। 37 में क्या पूछा गया है? सांप्रदायिक तनाव को केंद्र में रखकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? किसको केंद्र में रखकर, सांप्रदायिक तनाव को केंद्र में रखकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है, ये बतलाना है यहाँ। तो 37 का सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, हमारा शहर उस बरस। ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये किसकी रचना है? हमारा शहर उस बरस, हाँ, गीतांजलि श्री का। ये मुझे इस तरह की याद आ रही है बिल्कुल, क्योंकि हाल फिलहाल में ही गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज भी दिया गया है। तो इस आधार पे जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा डी। आपको फैक्ट होते हैं ना जितने भी, याद करके रखने चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो कई तरह के तथ्य को उठाकर प्रश्न बनाती है। हाँ, ये बिल्कुल गीतांजलि श्री का उपन्यास है। और
देखिए खाली जगह, तिरोहित, माई, और यहाँ हाथी रहते हैं। टॉम ऑफ सेंड मतलब क्या है? टॉम ऑफ सेंड का ये बताइएगा अनुवाद क्या है? ये जो, चलिए मैं बताता हूँ। रेत समाधि जो रचना है इसका अनुवाद है टॉम ऑफ सेंड। ये रचनाएं हो जाएंगी किसकी? ये हो जाएगी आपकी गीतांजलि श्री की। फिर प्रश्न संख्या देखिए आप यहाँ पर 38। 38 में क्या पूछा गया है? तो 38 में पूछा गया है, आइए रिचर्ड्स के अनुसार उच्च कोटि की कविता है। किसके अनुसार? आइए रिचर्ड्स के अनुसार उच्च कोटि की कविता है। कौन सी है उच्च कोटि की कविता रिचर्ड्स के अनुसार? तो 38 में सही विकल्प हो जाएगा अं, अंतर्वेशी काव्य, अंतर्वर्षी काव्य। ये उच्च कोटि का काव्य होगा, उच्च कोटि की कविता होगी रिचर्ड्स के अनुसार। फिर प्रश्न संख्या है 39। यहाँ क्या पूछा गया है? 39 में पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान की भाषा है। तो बताइए नासिकेतोपाख्यान जो रचना है इसकी भाषा कैसी होगी? तो 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें जो सही होगा तो वो बताना है। तो जो नासिकेतोपाख्यान की भाषा होगी संस्कृत प्रधान होगी। कैसी? संस्कृत प्रधान। ये ध्यान रखना, आपने पूछा जाएगा आपको परीक्षा में, तो आप इसे सही कर सकते हो। सी सही विकल्प। चलिए थोड़े से तथ्य और बता देता हूँ। नासिकेतोपाख्यान हिंदी और, पहले चलिए पहले इसके रचनाकार का नाम बता देता हूँ। सदल मिश्र इसके रचनाकार का नाम है। सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना हो जाएगी। फिर ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि इसका प्रकाशन वर्ष या साल क्या रहा है? 1803। अब देखिए, अब मैं आपको तथ्य बताऊंगा, जुबानी आपने इनको नोट कर लेना है। क्या तथ्य है? नासिकेतोपाख्यान हिंदी और संस्कृत मिश्रित भाषा में लिखी गई एक आख्यान मूलक गद्य कृति है। कैसी गद्य कृति है? आख्यान मूलक गद्य कृति। इनकी इसकी रचना सदल मिश्र ने साल 1803 ईस्वी में की। ये पुस्तक नचिकेता ऋषि की कथा पर आधारित है। किसकी कथा पर आधारित है? नचिकेता ऋषि की कथा पर आधारित। इस कथा का मूल यजुर्वेद में है और इसका विस्तार कठोपनिषद और पुराणों में मिलता है। कठोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान निरूपण के लिए इस कथा का इस्तेमाल किया गया है। और क्या, यही है। हाँ, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो सदल मिश्र है इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? ऐसा स्वीकार किया जाता है इनका जन्म हुआ था 1767 या 68। 1767 या 1768 के आसपास इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ था अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो भाई साहब इनका जन्म हुआ था आरा में। कहाँ? आरा नामक एक क्षेत्र है बिहार में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आरा, बिहार। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। और हाँ, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा
कि किसके अनुरोध पर सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखी थी। तो जो गिल्क राइस थे, इनके अनुरोध पर इन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखी। सदल मिश्र की कुछ अन्य रचनाएं भी है, जैसे रामचरित, ये अध्यात्म रामायण पर आधारित है, और हिंदी पर्शियन शब्दकोश। कैसा? हिंदी पर्शियन शब्दकोश। ये तथ्य रखने हैं याद, क्योंकि पूछे जाएंगे तो आप सही कर सकते हो। फिर प्रश्न संख्या 40 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है 40 में। वयम संधि का वर्णन किस पंक्ति से संबंधित है? तो 40 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। वयम संधि का वर्णन किस पंक्ति से संबद्ध है? तो यह है सैसव जौबन दुहु मिली खेल। सैसव जौबन दुहु मिली खेल, ये जो पंक्ति होगी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो वयम संधि, ये इसका क्या अर्थ होता है? वयम संधि का मतलब होता है बाल्यावस्था और यौवनावस्था के बीच का समय या स्थिति। यह मानव के विकास की एक अहम अवस्था है, जो बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बनने में मदद करती है। तो थोड़ी सी और तथ्य बता देता हूँ। वयस संधि सभी लोगों की होती है, चाहे वह लड़के हों या लड़कियां। वयम संधि की शुरुआत को आमतौर पर किशोरावस्था की शुरुआत माना जाता है। वयम संधि की आयु सीमा होती है 11 से 16 साल। क्या? 11 से 16 साल। जो लड़कियों में जो ये अवधि होती है, ये 9 से 11 में शुरू मानी जाती है, और लड़कों में 12 से 13 के आसपास में शुरू मानी जाती है। तो ये भी रखना है आपने याद। अगर ये प्रश्न आपसे पूछे कि सैसव जोबन दुहु मिली खेल, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो जो ये पंक्तियां होगी विद्यापति की। विद्यापति। तो विद्यापति की ये पंक्तियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 41। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय का शीर्षक है। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा ही है ये संस्कृति का 4 अध्याय, तो बताइए इसका उत्तर 41 का। तो इसका जो प्रथम अध्याय का शीर्षक होगा तो वो हो जाएगा आपका भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय का शीर्षक है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ये ध्यान रखिए आप। सी सही विकल्प। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना होगी, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। कुछ एक प्रश्न पूछता हूं ना, उत्तर देना है, आपको ही इसका लाभ मिलेगा, अन्य किसी को नहीं। प्रश्न संख्या 42। व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में प्रथम पांगत्य है। व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में प्रथम पांगत्य कौन है? तो 42 में सही विकल्प हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। 42 का बी। फिर प्रश्न संख्या 43। गुप्त साम्राज्य के पारिवारिक कलह और आंतरिक संघर्ष को प्रस्तुत करने वाला प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जो जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने अधिकतर ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं, ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ जो 43 में सही विकल्प हो जाएगा स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त नाटक है, यह गुप्त साम्राज्य के पारिवारिक कलह और आंतरिक संघर्ष को प्रस्तुत करने वाला ऐतिहासिक नाटक है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी, ये सारे नाटक किसके होंगे? ऐतिहासिक नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक होंगे।
फिर प्रश्न संख्या है 44। क्या पूछा गया है 44 में? त्याग, बलिदान, प्रेम और देशभक्ति का अमर गान किस कहानी की केंद्रीय भावना है? 44 का सही विकल्प बताइए। त्याग, बलिदान, प्रेम और देशभक्ति का अमर गान किस कहानी की केंद्रीय संवेदना है? तो 44 का सही विकल्प होगा उसने कहा था। आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए उसने कहा था कहानी किसकी है, इसका उत्तर आप देना, ठीक है? बाकियों के मैं दे देता हूं आपको। उत्तर देने से पहले अपना उत्तर वीडियो को पॉज करके दिया करें। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, लालपान की बेगम ये किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? फणीश्वरनाथ रेणु की। कानों में कंगना ये किसकी रचना है? राजा राधिका प्रसाद रमन की। अपना अपना भाग्य ये किसकी कहानी है? जैनेन्द्र कुमार की। और उसने कहा था ये किसकी कहानी होगी, ये बताइएगा आप। तो प्रश्न संख्या 45 देखिए। इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है, ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान की पूर्व कल्पना करता है। यह उक्ति किस चरित्र को संबोधित करती है? तो 45 में जो सही विकल्प होगा शशि। किसको संबोधित करती है ये उक्ति? शशि को संबोधित करती है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो यह उक्ति है किसने कही थी ये, अगर आपने शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ा है तो आपको पता होगा ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो ये शेखर के द्वारा शशि के लिए पंक्तियां कही थी। किसके द्वारा? किसके लिए? शेखर के द्वारा शशि के लिए ये पंक्तियां कही थी। ध्यान रखना है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये जो रचना होगी अज्ञे की रचना होगी, ठीक है? अज्ञे की रचना हो जाएगी ये, और उपन्यास विधा की रचना है। कभी अगर मुझे समय मिलेगा ना तो थोड़ा सा मैं आपको उपन्यासों का ओवरव्यू करवा दूंगा, ठीक है? आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा क्या करवा दूं आपको, पृथ्वीराज रासो जो रचना लिखी गई है उनकी उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा वीडियो के एंड में, ताकि आपको एमसीक्यू तो यहाँ पर मिल गए, साथ में वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा एक तरह से थॉरली जो चीज़ें करवाऊंगा, डबल फायदा होगा, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको फायदा होगा इससे। हम्म, चलते हैं अपनी तरफ, प्रश्नों की तरफ। फिर है 46। तो यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। चलिए कर लेते हैं। तो क्या है? समृद्ध। समृद्ध का मिलान अगर करें तो ये कौन कौन से समृद्ध के अंतर्गत आएंगे? 46 में जो प्रश्न है, तो देखिए समृद्ध के अंतर्गत आएंगे ई और ऊ। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत कौन से आएंगे? ए और ओ। ए और ओ। और अर्ध विपरीत के अंतर्गत कौन से आएंगे? अ और आओ। फिर विपरीत के अंतर्गत आ फिर औ। ये होगा इस तरह से सही रूप, ठीक है? ए का 3, ए का 3 है विकल्प ए में ही, तो सही होगा ये ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 46 का सही विकल्प होगा विकल्प ए। फिर रचनाकार को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची ए और सूची 2 को सम्मिलित करना है 47 में। तो देखिए ममता कालिया, इनकी रचना कौन सी होगी? ममता कालिया की उसका यौवन। उसका यौवन। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी होगी? शहर के नाम। चित्रा मुदगल की रचना कौन सी होगी? लाक्षाग्रह। और राजी सेठ की रचना कौन सी होगी?
तीसरी हथेली। एक का दो, कहाँ है? दो जगह है। मृदुला गर्ग, दो का एक, ये। सी का चार, डी का तीन। एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। ममता कालिया की रचना है, उसने उसका यौवन। और मृदुला गर्ग की रचना हो जाएगी शहर के नाम। चित्रा मुदगल, इनकी रचना हो जाएगी लाक्षागृह। और राजी सेठ की रचना हो जाएगी तीसरी हथेली। तो ये रखना है याद आपको, क्योंकि पूछा जाएगा प्रश्न यहाँ से। जो आज का वीडियो है ना, देख लेना, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है। 48 क्या पूछा गया? 48 में रस के बारे में रसो बै सह किसकी उक्ति है? रसो बै सह किसकी ये उक्ति होगी 48 का? तो ये जो उक्ति हो जाएगी तैत्तरीय उपनिषद में ये कही गई है। नाम यहाँ पर आया है रस का, तो चलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि रसों की संख्या कितनी मानी? 8। वास्तव में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। भरत मुनि के द्वारा रस का वर्णन किस रचना में किया गया? नाट्यशास्त्र रचना में। इसमें इन्होंने कितने अलंकार माने? 4। इसमें इन्होंने कितने गुण और दोष स्वीकार किए? 10 10। ठीक है, ये रखिए याद। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? नाट्यशास्त्र। इसमें इन्होंने किस रस का वर्णन नहीं किया था? शांत रस का। तो ये रखना है याद, अगर पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो इसे सही। फिर देखिए 49, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष, तो इसे मिला लेते हैं हम 49 को। जूठन आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, किसकी रचना हो जाएगी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। चलिए मैं अब आगे नहीं बताऊंगा आपको, आगे आपने बताना है। ये होगा 1997 में। जो जूठन आत्मकथा है, जब इसे हिमाचल प्रदेश में सिलेबस में लगाया गया था ना, तो काफी विवाद हो गया था। तो इस कारण से सिलेबस से हटाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कई इसमें वास्तविकता बतलाई गई है। फिर है मुर्धिया। मुर्धिया कब की है? 2010 की। बताइए किसकी रचना है मुर्धिया? वीरांगना झलकारी बाई, इसकी क्या होगी प्रकाशन वर्ष? 2003। फिर है उत्कोच, ये किसकी रचना हो जाएगी? चलिए रचना तो नहीं बताऊंगा, आपने बताना है अगर आपको आता है। 2019 इसका समय हो जाएगा। तो 49 का ए का 3 कहाँ है? ए का 3 विकल्प बी ही सही हो जाएगा इसका भी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। फिर देखिए प्रश्न संख्या 50। पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, इसमें कवि किस बात पर बल दे रहा है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा होगा? विकल्प डी सही विकल्प होगा, विकल्प डी। क्या? बाह्य आडंबर की व्यर्थता, पूजा सेवा नेम व्रत गुर्जन का सा खेल, ये कहा गया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तुत पंक्तियां किसकी होंगी, तो क्या बताओगे आप? तो ये पंक्तियां किसकी होंगी? कबीरदास की। कबीरदास ने कही हैं ये पंक्तियां, याद रखनी है आपने। तो देखिए फिलहाल कुछ इस प्रकार से जो हमने प्रश्न आज ये डिस्कस किए आपके समक्ष लाए मैंने। तो अब वीडियो को समाप्त तो क्या करेंगे, इसके पहले आपको मैं थोड़ा सा पृथ्वीराज रासो है इसकी चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। यहाँ से भी आपसे एक या दो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, डेफिनेट है ये भी। ठीक है ना, तभी आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लाया हूँ मैं। समय तो लगेगा परंतु देख लीजिएगा, फायदा होगा आपको। पहला प्रश्न ये भी बनता है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना हो जाएगी? चंद बरदाई की। किसकी? चंद बरदाई की। इसके उत्तरार्ध को जलहन ने रचा है। इसके किस भाग को जलहन ने रचा है? उत्तरार्ध भाग को जलहन ने रचा है। जलहन कौन थे? जलहन थे
चंद्रबरदाई के पुत्र। फिर अगर ये प्रश्न पूछा जाए समय क्या है इसका, 12वीं शती। क्या है? 12वीं शती है चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो का समय। और ये प्रबंध काव्य है और पिंगल शैली में रचित है। कैसा? पिंगल शैली में रचित है, प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनका प्रेम विवाह या प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन है। इसमें यह भी पूछा जाता है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? सर्गों की संख्या है 69। कितनी है? 69। अलग से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो पृथ्वीराज रासो है इसमें जो सर्ग है इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसके सर्गों को नाम दिया गया है समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, समय नाम दिया गया है। इसमें 69 तो समय है और इसमें छंद कितने हैं? 68 प्रकार के छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके मुख्य छंद कौन कौन से हैं? मुख्य छंद होंगे कवित, छप्य, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। ये होंगे प्रमुख छंद। चंद कवि छप्य छंद के विशेषज्ञ स्वीकार किए जाते हैं। पूछा जाता है कि जो चंद्रबरदाई है इन्हें किस छंद का विशेषज्ञ या सम्राट कहा जाता है? तो ये होगा छप्य छंद का। ठीक है, छप्य छंद का। एक देखिए यहाँ से भी आपसे तथ्य पूछा जाता है कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्या तत्व स्वीकार किए जाते हैं, शब्द स्वीकार किए जाते हैं, वो बताने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से कौन स्वीकार करता है? रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से स्वीकार करता है गार्सदतासी। कौन? गार्सदतासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। फिर हरप्रसाद शास्त्री स्वीकार करते हैं राजयश को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास या रासों की उत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी काफी महत्वपूर्ण है कि रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी रासे से स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी कथन महत्वपूर्ण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं रासक से हुई थी रासो शब्द की उत्पत्ति। रासक या उपरूपक से, ये स्वीकार करते हैं। जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं ये भी महत्वपूर्ण होंगे कि इन्होंने कहा रासु रासयु रासयु या रस से रासु शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ये भी आपने नोट करना है। फिर दशरथ शर्मा ये रासक से स्वीकार करते हैं। माता प्रसाद गुप्त ये भी रासक से स्वीकार करते हैं। जो गणपति चंद्र गुप्त है इनका तथ्य थोड़ा सा अलग से है। पहले ये कहते हैं रासक, फिर रास, फिर रासा, फिर रासु और अंत में जाकर रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। कैसे कैसे? सबसे पहले रासक आया, फिर रास आया, फिर रासा आया, फिर रासु आया, फिर रासो आया। ठीक है। अगला है काशी प्रसाद जायसवाल, ये मानते हैं रहस्य से रासो शब्द की व्युत्पत्ति। फिर देखिए पृथ्वीराज रासो, इनकी इसके रचनाकार कौन होंगे? चंद्रबरदाई। मिश्र बंधुओं ने लिखा। किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा हिंदी का वास्तविक, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। किसने कहा ये कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई है? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ये अर्थात कौन? ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इन दोनों ने माना, ये जो मिश्र बंधु है ये मानते हैं कि वास्तविक प्रथम महाकवि, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिंपल कहते हैं कि प्रथम महाकवि थे ये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो चंद्रबरदाई है ये महाकवि नहीं थे, ये महाकवि थे। कोई इसको बदला नहीं सकता इस तथ्य को। फिर देखिए अगला तथ्य यहाँ पर,
राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। तो ज्यादा कुछ तो यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होगा, पृथ्वीराज रासो ये याद रखना है। अगला कथन बच्चन सिंह का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने पृथ्वीराज रासो को कहा कि यह राजनीतिक महाकाव्य है, तो ये कहा था बच्चन सिंह ने। फिर आगे देखिए, इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा सर्ग है कनवज युद्ध। सबसे बड़ा सर्ग कौन है पृथ्वीराज रासो का? कनवज युद्ध। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। किसे इस ग्रंथ का मूल कथानक माना जाता है? कनवज युद्ध को। और सबसे बड़ा सर्ग भी है ये, सबसे बड़ा समय भी है ये। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। फिर है कैमासबद्ध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उनका वध करने का कथानक वर्णित है। कैमासबद्ध, इसमें क्या हुआ? कैमास नामक मंत्री था इनका, वो काम में अत्यधिक अंधा हो गया था, जिस कारण पृथ्वीराज के द्वारा उनका वध कर दिया गया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल सर्वाधिक विवादित है। मूल रूप क्या क्या विवादित है पृथ्वीराज रासो का? रचना काल और मूल रूप। फिर देखिए, विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ मानते हैं कि यह प्रमाणिक है। क्या मानते हैं? यह प्रमाणिक है। कुछ मानते हैं यह अर्ध प्रमाणिक है, और कुछ मानते हैं यह अप्रमाणिक है। हम देखेंगे तीनों, किसने इसे प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना। ठीक है, देखिए, मिश्र बंधु होंगे, मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड, इन तीनों ने माना इसे प्रमाणिक। फिर अर्ध प्रमाणिक किसने माना? मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा, इन्होंने माना इसे अर्ध प्रमाणिक। और पूरी तरह से इसे जाली ग्रंथ किसके द्वारा स्वीकार किया गया? डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इसे पूर्णतः अप्रमाणिक माना। ये भी रखना है आपने याद। फिर क्या है, इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार से, क्यों इस पे विवाद हुआ? तो मुख्य कारण है यहाँ पर सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 में, कब? 1875 में जयानककृत, किसके द्वारा कृत? जयानककृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना? डॉक्टर बुलर ने। कब? 1875 में। किस ग्रंथ के आधार पर? जैनकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वीराज विजय है ये किस भाषा की रचना है? तो ये हो जाएगी संस्कृत भाषा की रचना। किस? संस्कृत भाषा की रचना। फिर आगे क्या है? आगे है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुसार। किसके अनुसार? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90 से 91 वर्ष का अंतर सायास किया गया है। इस प्रकार उन्होंने आनंद संबंध की परिकल्पना की। किसकी कल्पना की? आनंद संबंध की परिकल्पना। ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के लिए आनंद संबंध की परिकल्पना किसने की? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के द्वारा। अगला है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है ये। देखिए पहले कथन को देख लेते हैं हम। इसकी रचना शुक शुकी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। किसका ये कथन होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पृथ्वीराज रासो के संवाद को शुक शुकी संवाद किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया था, तो नोट रखना है ये। फिर क्या है? आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य कर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा। क्या लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये रखिए याद, पूछा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म है, पूछा जाएगा परीक्षा में। अगला क्या है? पुरातन प्रबंध संग्रह में, किसमें? पुरातन प्रबंध संग्रह में इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित है जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उल्टफेर नहीं किया जाता। यह ग्रंथ पूरी तरह से वास्तविक आधार पर जाली है। किसने कहा था जाली शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रासो अर्थात पृथ्वीराज रासो के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो पेड मेंबर है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ही ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे लगता है पूरी तरह से आपको वो याद हो गई होंगी। और कुछ चीज़ें अगर लगता है डाउट है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, फिर से देखिए जाते समय कहूँगा, अगर आपको 18 वर्षों के पिछले हिंदी नेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए तो आप जो यहाँ पर स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अच्छी तरह से अगर रिवीजन करना है अंतिम समय में तो उन्हें लेकर अपने रिवीजन को और भी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।